जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी जो पैट है उसके लिए मैं आपको इकोनॉमिक्स करा रहा हूं। और इकोनॉमिक्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहा हूं। जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रत्येक क्लास मेरी हुई है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी है, यही एक पूरे भारत के अंदर ऐसे कह सकते हैं एक भर्ती बोर्ड है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है बाई चांस कभी ऐसा बन जाता है यूपी ट्रिपल एस सी के किसी मेंबर को कोई क्वेश्चन अलग से पसंद आ जाए तो रख दे, नहीं तो नहीं रखा जाता। इंपॉर्टेंट है, यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो अच्छे मार्क्स भी लेकर आओगे, परसेंटाइल भी आपकी बहुत अच्छी बनने वाली है पैट में। तो जो मैंने ग्रीन की हुई है सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो आपका वर्ष 2014 के आर्थिक सुधार है। आप देखिए, इन चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। आपने काफ़ी बार यूट्यूब पर देखा होगा, तो यूट्यूब में क्या है, इस टॉपिक को अलग करा दिया गया और ये टॉपिक अलग करा दिया। दरअसल ये टॉपिक इसके बीच में ही दिए गए हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991। और इसमें ये बताए गए हैं कि हमें योजनाएं पढ़नी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 के बाद के आर्थिक सुधार। ये 1947 से 91 तक के हैं। उसके बाद ये दूसरा टॉपिक हुआ। तीसरा टॉपिक ये है वर्ष 2014 के बाद के आर्थिक सुधार। और इसमें ये इसने 5-6 पॉइंट दिए हैं, जिसमें जीएसटी आपसे पूछेगा, आर्थिक सुधार पूछेगा, इसके बाद के ढांचागत सुधार पूछेगा आपसे, उसके बाद कृषि सुधार पूछेगा और श्रम सुधार पूछेगा। तो ये इस तरह सिलेबस है। यदि आपको कहीं मिसगाइड मिल रहा है, इधर उधर से कुछ और चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, विश्वास करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनने वाला है। तो आज की जो क्लास होने वाली है ये होने वाली है आर्थिक सुधार और ढांचागत सुधार से होने वाली है। जीएसटी मैंने पहले करा दी। आपने वीडियो नहीं देखी तो इन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है कि इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। और समझना है कि जैसे ही कांग्रेस को काउंटर करने के बाद जो बीजेपी है, बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, तो सरकार बनाने के बाद उसने कौन कौन से ऐसे आर्थिक सुधार किए कि आज 2022 में जब हम खड़े हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और ये 4-5 दिन पहले ही न्यूज है जिसमें हमने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। तो इसमें जो भारत के जो बीजेपी के द्वारा कुछ सुधार किए गए, कुछ नीतियां लाई गई, वो 5 पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है इन आर्थिक सुधारों से, जो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। आर्थिक सुधार और ढांचागत सुधार, ये 5 पॉइंट बनते हैं आपके, जिसमें आपकी जनधन योजना और उसके साथ साथ विभिन्न योजनाएं हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दूसरा आ जाएगा नई विदेश नीति, जो हालांकि एक्सटेंड कर दी गई है, 2021 से 26 तक के लिए कर दी गई है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं एफडीआई, एफटीए और डब्ल्यूटीए, विश्व व्यापार संगठन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसके साथ साथ एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विमुद्रीकरण 2016 में होता है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं नोटबंदी, नोटों की स्थिति और क्रिप्टो करेंसी, जो आज का सबसे ये कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, जो करेंसी में सबसे ज़्यादा, शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी है, इसको भी पढ़ेंगे। कर सुधार की बात करें तो ये मैंने कराई दी आपको, क्योंकि 2014 के बाद के आर्थिक सुधारों में मैंने इसको इंक्लूड किया है, लेकिन ये क्लास मैंने आपको अलग से करा दी। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपको बैंकों का विलय पढ़ना है, यूपीआई सिस्टम जिसमें आप देखते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह जो होती हैं, एनपीसीआई जो सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो होती है उनको होल्ड करता है, और बीबीबी इसको भी पढ़ने वाले हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो को भी पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एलपीजी ग्रोथ रेट पर होगी, और उसके साथ साथ मैं कराऊंगा आपको कृषि सुधार और श्रम सुधार। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण होता है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब वैश्वीकरण होता है। इसमें एफडीआई, जीएसटी और ये तो आज की क्लास में हो जाएंगे। और प्राइवेटाइजेशन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए, जिसमें ट्रेन वगैरह को प्राइवेट किया गया, एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, 6 एयरपोर्ट प्राइवेट हो चुके हैं। ट्रेन कौन सी प्राइवेट चली है, प्रोजेक्ट विस्टा और मेट्रो, इसको पढ़ेंगे हम। तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद न्यू फॉरेन पॉलिसी आज हो जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किस राज्य में सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है, किस राज्य में सबसे ज्यादा
एक्सपोर्ट करता है कौन सा राज्य, कहाँ पर एफडीआई ज़्यादा आता है, तो ये नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी क्या है, जो चीन को काउंटर करने के लिए ये बनाता है, क्या क्या चीजें इसके अंदर रखी गई हैं, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है इसके थ्रू, और कहाँ कहाँ पर इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगी, बने रहिए। आज की जो पहली योजना है वो है जनधन योजना, जो पहला टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। जो मैंने 5 टॉपिक पढ़ाए हैं, 5 में जीएसटी हो चुकी है, तो 4 बचे हैं, चारों के चारों मैं आपको करा दूंगा इस वीडियो में। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको कहीं चले जाइए, आप यूट्यूब पर सर्च मारिए 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, इस टाइप का डाटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो पहली योजना है जनधन योजना, और ये एक ऐसी योजना है जो देखिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है। और ये हमारा, ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते हैं इसका, कि दुनिया की एकमात्र योजना जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुई है, और ये है जनधन योजना, जिसको आप शॉर्ट में जानते हो PMJDY। ये शॉर्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपने लेखपाल का पेपर देखा होगा, तो लेखपाल के पेपर में इस टाइप से योजनाएं लिखी हुई आई थी, तो ये आपने फोकस करके चलनी है। इसका शुभारंभ जो होता है 28 अगस्त 2014 को होता है, लेकिन 15 अगस्त 2014 को इसको लाल किले से घोषणा की जाती है कि जनधन योजना लाई जाएगी, जिसकी जो टैगलाइन है या मोटो कह सकते हो आप, ये है मेरा खाता भाग्य विधाता। मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है, और उद्देश्य जो है इसका वो है वित्तीय सेवाएं, आम जनता तक सारी वित्तीय सेवाएं पहुंचाना इसका उद्देश्य है, या ये कह सकते हैं देश में वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जिसमें आप देखोगे बैंकिंग, बचत खाते, क्रेडिट, बैंकिंग, पेंशन, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। सिंपल सी बात है, जनधन योजना का एक एम था कि जो आम जनता है, गांव की जनता जो है, गरीब जनता जो है, उसको बैंकिंग से जोड़ना था, इसका मेन उद्देश्य था। इसके अंदर जो लाभ प्रोवाइड होता है, यदि आप खाता खुलवाते हो जनधन का, तो इसमें 2 लाख का रिस्क कवर है। हालांकि ये पहले 1 लाख था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। 30,000 रुपए का जीवन बीमा दिया जाता है। यदि अपंगता वगैरह आ जाती है, कोई हाथ पैर वगैरह खराब हो जाता है किसी एक्सीडेंट में, तब आपको 30,000 रुपए इसमें मिलेंगे। नहीं तो आपको यदि मृत्यु वगैरह कोई हो जाती है किसी मेंबर की, तो उसको मिलने वाले हैं 2 लाख रुपए। ये है प्रत्येक परिवार के खाते में देखिए 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा इसमें लॉन्च की गई है, जो स्पेशली महिलाओं के खाते में होगी। यदि किसी पुरुष ने खाता खुलवाया हुआ है तो उसको ये सुविधा नहीं मिलने वाली। अब यहां से वो पॉइंट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। जितनी भी मैं योजनाएं पढ़ाऊंगा उसमें सबसे पहले तो आपको उसकी लॉन्चिंग डेट का पता होना चाहिए, दूसरा किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तीसरा 1-2 पॉइंट और आ जाएंगे उसमें, बाकी और कुछ नहीं देखना आपको। तो कब लॉन्च की गई है, टैगलाइन मेरा खाता भाग्य विधाता, ये है, किस मंत्रालय के द्वारा, उसके बाद उद्देश्य क्या है इसका, वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देना। ये देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें सेम ऐसे पूछा गया, देश में वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है, ये करके क्वेश्चन आया था। 2 लाख रुपए का रिस्क कवर आपको पता होना चाहिए, और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस दुर्घटना बीमा कितना है ये पूछा जा सकता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा कितने पैसे की है, तो 5,000 रुपए आपको पता होना चाहिए। 4-5 पॉइंट इससे पता होना चाहिए। बाकी शॉर्ट फॉर्म आपको सभी योजनाओं की पता होनी चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप नॉर्मल लगा सकते हो, पीएम जनधन योजना ऐसे करके लगा सकते हो। इसके बाद जो योजना आ जाती है वो आ जाती है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना जो है देखिए भारत की काफी इंपॉर्टेंट योजना मानी जाती है, क्योंकि इसने भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, ज्यादातर चीजें कोई नई कंपनी आती थी तो नई कंपनी भारत के अंदर अपने प्रोडक्ट लेकर यहाँ पर बेचने आती थी। अब इस योजना के तहत ये चीजें की गई कि जो कोई कंपनी भारत में अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करे उस प्रोडक्ट को, जिससे क्या होगा कि भारतीय जनता को जो है, भारतीय जो लोग हैं उनको भी रोजगार प्रोवाइड हो जाएगा, और उसके साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में यहाँ पर कंपनी लगेगी तो बहुत और भी कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पर रोजगार प्रोवाइड होता चला जाएगा। और दूसरा यहाँ पर यह था कि जो चीजें भारत विदेशों से बनवा कर मंगवाता था, अब उन सभी चीजों को भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाने लगा है। तो ये योजना आती है 25 दिसंबर 2014 को, और ये जन्मदिन होता है, देखिए अटल जी का जन्मदिन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी का, और इसको हम मनाते हैं सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है
किस मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च की गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई थी। ज़्यादातर जो भी योजना मैं आपको पढ़ाऊंगा ये वित्त मंत्रालय वाली पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम आर्थिक सुधार पढ़ रहे हैं तो उसमें ये पढ़ेंगे। जब हम कृषि सुधार पढ़ेंगे, कृषि सुधार और श्रम सुधार, तो उसमें विभिन्न मंत्रालय आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर मंत्रालय यहाँ पर वित्त मंत्रालय मिलेगा। और वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो हैं निर्मला सीतारमन जी। उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करने का इसका लक्ष्य रखा गया था। अब विनिर्माण क्या होता है? दरअसल मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर मैंने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर 3 सेक्टर पढ़ाए थे। प्राइमरी सेक्टर होता है कृषि क्षेत्र, यानी प्रकृति से मिले जो भी उत्पाद होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में रखे जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब ये है कि प्रकृति से मिले जितने भी उत्पाद हैं उनका विनिर्माण करना, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, ये सेकेंडरी सेक्टर में रखा जाता है विनिर्माण का क्षेत्र। और टर्सरी सेक्टर जो है इन दोनों सेक्टर को सेवाएं प्रोवाइड कराता है, जैसे बैंक की सेवा, हेल्थ की सेवा, और उसके साथ साथ तुम्हारा एजुकेशन की सेवा, उसके साथ साथ ट्रैवल की सेवा, ये सारी सेवाएं प्रोवाइड कराता है अपना टर्सरी सेक्टर। तो यदि कभी भी आपसे पूछा जाए बैंक कौन से क्षेत्र का हिस्सा है, तो तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। तो यहां पर विनिर्माण की हिस्सेदारी के बारे में कहा गया था कि हमें विनिर्माण की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाकर 25% करना है। लाभ की बात करें तो लाभ दिया जाना था इसमें 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा करने थे। सिंपल सी बात है, कोई कंपनी भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री लगाएगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा ही। नेक्स्ट योजना आ जाती है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में इस योजना को जाना जाता है। और इसका जो मोटो है वो है पूंजी सफलता की कुंजी, इसका मोटो रखा गया है। इसका जो शुभारंभ किया गया था ये 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। मिनिस्ट्री की बात करेंगे, किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करती है, यानी किस मंत्रालय के अंदर रखी गई है, तो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंदर इसको रखा गया है। उद्देश्य है विकास और वृद्धि करना। जो भी आम जनता है, कोई भी व्यक्ति अपना काम बढ़ाना चाहता है, अपना जो स्किल है उसका जो कोई व्यापार है उसको बढ़ाना चाहता है, तो उसको 3 लोन दिए जा सकते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। और इसमें देखिए विदाउट सिक्योरिटी दिया जाता है, इसमें ज्यादा सिक्योरिटी नहीं ली जाती, पेपर वगैरह वर्क होता है थोड़ा बहुत, बाकी और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। तो इसमें जो शिशु है, शिशु को दिया जाना था 50, यदि कोई शिशु लोन लेता है तो उसे 50,000 रुपए तक का विदाउट सिक्योरिटी लोन दिया जा सकता है। किशोर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। और तरुण में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का विदाउट सिक्योरिटी लोन प्रोवाइड किया जा सकता है, ये है। और इसी के साथ साथ देखिए मुद्रा बैंक का भी गठन किया गया था, ये 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। किसके लिए था? सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, जो सिडबी के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। और सिडबी बैंक मैंने पिछली बैंक वाली उसमें वीडियो में करा दिया था, तो आपने नहीं देखी वीडियो देख लीजिए आप, इंपोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। नेक्स्ट जो योजना आ जाती है वो आ जाती है अटल पेंशन योजना। इसको 9 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। अगेन वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। उम्र जो रखी गई है 18 से, न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 40 वर्ष तक के व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। और लाभ कैसे उठाएंगे? तो अपने द्वारा बैंक में बचत खाते के अंदर जो जमा राशि है उसे पेंशन के रूप में वापस ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए 50% तो देगी सरकार और 50% आपकी राशि को मिलाकर आपको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3 या 5,000 रुपये तक की पेंशन आप ले सकते हो। न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मंथली पेंशन ले सकते हो। आपके पैसे की मिलेगी, बस उसमें इंक्लूड हो जाएगा सरकार का 50%। 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलना स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं कि आपको पहले ही ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो योजना आ जाती है डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया, यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन। अब ये जो मिशन था ये क्या मिशन था आप थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए इंटरनेट का दौर स्टार्ट हुआ है। पहले इतना इंटरनेट नहीं था, उसके बाद ही स्टार्ट होता है इंटरनेट। तो डिजिटल की बात करें तो डिजिटल का मेन एम ये था इस योजना का कि जितनी भी सरकारी वेबसाइट वगैरह हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, उन सभी ऑफिसों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि डिजिटलाइज करना था, सभी को इंटरनेट से जोड़ना था, यही इसका उद्देश्य था। शुभारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट से जोड़ना आम जनता को, यही इसका उद्देश्य रखा गया था। और आप देखते हो कि सरकारी जो वे हैं योजनाएं वगैरह सभी आपको इंटरनेट पर प्रोवाइड हो जाती हैं, जिससे पेपर वर्क जो है वो बहुत कम हो गया है और योजनाओं में जल्दी ही वे लागू कर दी जाती हैं और उसके बारे में वेरिफिकेशन वगैरह भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो डिजिटलाइज करना था इंडिया को, इसलिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। इसका बस टाइम पीरियड याद रखना, बाकी किस मंत्रालय के अंदर ये आती है, ये 2-3 चीजें हैं। इसके साथ साथ आपको ये 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। मैंने कुछ ऐप इसके अंदर मतलब कि रखी हैं जो आपको पता होना चाहिए, हाल ही में जो लागू की गई हैं, लॉन्च की गई हैं, तो वे मैंने इसके अंदर रखी हैं। यदि आपको लगता है कि मैं ऐप और पोर्टल पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहां से देखकर आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे सबसे पहली जो ऐप है जो पता होना चाहिए किसके लिए आई है, ये आधार फेस आरडी ऐप। ये किसके लिए थी, तो ये जो आप आधार कार्ड देखते हो तो उसकी रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए आप ऐप के सामने अपना फेस करोगे तो कैमरा ऑन होने के बाद आपका सारा डाटा उस पर प्रोवाइड हो जाएगा। देख सकते हो कहाँ के रहने वाले हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो UIDAI के द्वारा इसको रेगुलेट किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। तो आधार फेस आरडी ऐप नाम याद रखना बस। उसके बाद आ जाता है संभव पोर्टल। संभव पोर्टल जो है ये एक शिकायत है, जो भी आम जनता अपनी शिकायत करना चाहती है तो वो संभव पोर्टल पर शिकायत कर सकती है और ये यूपी सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है संभव पोर्टल। ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है मनरेगा के लिए, मनरेगा। ये है आपकी लोकपाल ऐप, नाम ही इसका लोकपाल ऐप है। तो लोकपाल ऐप के नाम से ये ऐप लॉन्च की गई है, जो मनरेगा में जितनी भी धांधलेबाजी होती है उसको करने के लिए, उसको सुधारने के लिए, उसकी शिकायत के लिए ये लोकपाल ऐप लॉन्च की गई है। अगला आ जाता है दूर संचार निगम के द्वारा स्टार्ट की गई है गति शक्ति संचार पोर्टल। ये अश्वनी वैष्णव जी जो देखिए इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मिनिस्टर हैं और उसके साथ साथ रेलवे मिनिस्टर भी हैं, उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या, जैसे एयरटेल वगैरह जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा अच्छी बेहतर सुविधा आम जनता को पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट जो आ जाती है ये आ जाती है आभा ऐप। आभा ऐप है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो हेल्थ से रिलेटेड डाटा है, जैसे आप ये देखते हो ये हेल्थ योजनाएं वगैरह जो चलती हैं, इन सब का डाटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। उसके साथ साथ एक ऐप मैंने यहाँ पर ये रखी है, ये है जम्मू कश्मीर की जन निगरानी ऐप। ये भी एक शिकायत पोर्टल है, ये यूपी सरकार का है और ये जम्मू एंड कश्मीर का है। ये भी एक ऐप है जहां पर आम जनता अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। अगली जो योजना आ जाएगी वो आ जाएगी स्किल इंडिया मिशन, जिसको आप स्किल इंडिया के नाम से जानते हो। कौशल भारत कुशल भारत, ये इसका मोटो है। कौशल्य से कल्याण कुशल भारत अभियान, 2 मोटो रखे गए हैं, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको आप जानते हो PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से। तो कौशल विकास योजना इस नाम से भी इसको जाना जाता है और इसका शुभारंभ जो होता है ये होता है 15 जुलाई 2015 को। मंत्रालय की बात करें तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यही मंत्रालय इसको रेगुलेट भी करता है। उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना था। और आपने देखा भी होगा स्किल सेंटर भी खोले गए थे, जगह जगह स्किल सेंटर खोले गए थे जहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी थी भारतीय युवाओं को। तो अभी जो लॉन्च हो चुका है, अभी लॉन्च हो चुका है 3.0, 2022 में 3.0 लॉन्च हो चुका है। ये 717 जिलों में लॉन्च हुआ है और सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो अभी का जो स्किल इंडिया मिशन है 3.0 चल रहा है, जो 2022 से 717 जिलों में चल रहा है। तो इतनी चीजें आपने इस क्वेश्चन से याद रखनी है। आगे बात करते हैं, आगे आ जाएगा स्टैंड अप इंडिया, करें प्रयास पाएं विकास। ये इसकी टैगलाइन है और ये देखिए SC और ST के लिए रखी गई थी, ST और SC के लिए ये योजना रखी गई थी। महिलाओं के लिए योजना थी जिसको 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। अगेन वित्त मंत्रालय आ जाएगा, इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसमें 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण प्रोवाइड करना था, आर्थिक सहायता प्रोवाइड करनी थी।
यदि कोई महिला, उद्यमी महिला अपना व्यापार को बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए थी ये योजना। इसको रेगुलेट कौन करता है, तो इसको नाबार्ड और जी सिडबी रेगुलेट करता है, 2 बैंक इसको रेगुलेट करते हैं। बस इतना ही इस योजना से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली आ जाती है, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। ये इसका मोटो है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। शॉर्ट फॉर्म इसकी ये हो जाएगी SYM। देखिए ये लेखपाल में पूछी गई है, शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। लेखपाल में एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म आई है, तो शॉर्ट फॉर्म का आपको पता होना चाहिए PMSYM। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा श्रम योगी मानधन योजना। असंगठित कामगारों को, जो भी छोटा मोटा काम करते हैं कोई, उनको जो है पेंशन योजना प्रोवाइड करानी थी। इसमें श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। इसमें 50-50 का ही रेशो है, 50 आप इकट्ठा करोगे और 50 भारत सरकार देगी, और उसको ही आपको पेंशन के 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में वापस कर दिया जाएगा। कितनी उम्र के बाद, तो 60 वर्ष की उम्र के बाद। लाभ कौन उठा सकता है इसका, तो लाभ उठा सकता है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति है तो वो इस योजना में लाभ उठा सकता है। उसकी लेकिन न्यूनतम आय 15,000 से कम होनी चाहिए या 15,000 तक होनी चाहिए। बस ये है इसकी एक मैंडेटरी की इसमें जरूरी है, इससे ज्यादा इसकी आय नहीं होनी चाहिए। तो आप 3,000 रुपए जो इससे पहले मैंने कराई थी, देखिए वृद्धा पेंशन योजना, उसमें 10,000 से लेकर 1,000 से लेकर 5,000 तक पेंशन मिलती थी, लेकिन इसमें जो दी जाती है पेंशन वो दी जाती है 3,000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट योजना आ जाएगी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। तो इसको स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाता है। स्वनिधि योजना 1 जुलाई 2020 को लॉन्च की गई थी। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो रेडी वाले जो हैं, जो अपनी अस्थायी व्यापार करते हैं, जो सड़कों पर अपना ठेला वगैरह लगाते हैं और उसके साथ साथ कपड़ों वगैरह की छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, तो उनके लिए स्टार्ट की गई थी। विदाउट सिक्योरिटी उनको 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड कराना था, जो 1 वर्ष की अवधि तक वो लौटा सकते हैं, और यदि सही तरीके से उन्होंने लौटा दिया तो उनको और भी लोन दिया जा सकता है, बड़ा लोन भी दिया जा सकता है। किसके द्वारा, तो अगेन सिडबी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट तो देखिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा की जाती है, लेकिन लोन जो देता है वो सिडबी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा दूसरा टॉपिक, जो मैंने शुरू में ही आपको कराए थे कि मैं आपको 5 टॉपिक कराऊंगा, 5 में जीएसटी मैंने करा दी है, आप वीडियो देख लीजिए जाकर वो। उसके बाद आ जाएगी नई विदेश नीति 2015। इसमें हम पढ़ने वाले हैं FDI, FTA और उसके बाद WTO। नई विदेश नीति की बात करें तो सबसे पहले जो विदेश नीति आती है 1 अप्रैल 2015 को से लेकर 2020 तक, यानी 5 वर्षों के लिए लॉन्च की जाती है। उसके बाद जो अब चल रही है, लॉकडाउन के बाद जो है स्टार्ट हो गई थी नई विदेशी व्यापार नीति 2021 से लेकर 2026 तक के, ये भी 5 वर्षों के लिए लॉन्च की गई है। और ये जो नीति है, नई नीति है, इसमें लक्ष्य रखा गया है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था करने का। भारत मौजूदा टाइम में मैंने आपको बताया ही है 5वीं अर्थव्यवस्था पर है। किसकी अर्थव्यवस्था को पछाड़ा है, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वें नंबर पर आया। 2024 तक का लक्ष्य रखा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था हो जाएगी वो 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये डॉलर में है, तो ये डॉलर की अर्थव्यवस्था है। इसके साथ साथ आपने पढ़ना होगा जो और भूमिका आर्थिक विकास में निभाई है वो है मुफ्त व्यापार समझौते। इनको क्यों पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब हम व्यापार करेंगे दूसरे देशों से तभी हमारे साथ व्यापार करने में दूसरे देश भी जुड़ेंगे, और तब जुड़ेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। FTA इसको बोला जाता है, ये बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो हाल ही में 3 देशों के साथ हो चुका है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। UAE, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के साथ। इजराइल के साथ कृषि सहयोग के लिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल हाल ही में जुड़ा है इससे, अभी बिल्कुल 2022 में। UAE जनवरी फरवरी में जुड़ गया था इससे, तो 3 देश हाल फिलहाल में जुड़े हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी संस्था भी आपको पता होना चाहिए, एक ग्रुप का पता होना चाहिए, जिसमें पहले भारत इसका सदस्य था लेकिन अब नहीं है। तो ये है आपका RCEP। RCEP जो है ये प्रशांत महासागर है, यहां पर सारा का सारा प्रशांत महासागर के सदस्य देश जो एशिया से बिलोंग करते हैं उन देशों का समूह है इसमें। तो RCEP में अभी वर्तमान की बात करूं तो 15 सदस्य है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए समझौता हुआ है, क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी के रूप में हुआ है,
और यहां पर देखिए ये जो समझौता हुआ है ये हुआ है 15 नवंबर 2020 को। अब ये दोबारा से एक तरह से समझौता कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले इसमें 16 देश हुआ करते थे और भारत इसका सदस्य था। 2019 में भारत इससे बाहर हो चुका है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप जो फ्री ट्रेड के लिए काम करता है वो है RCEP। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है जो फ्री ट्रेड के लिए काम करता है। तो इसमें आप देख सकते हो आसियान के 10 के 10 मेंबर हैं, उसके साथ साथ 5 इसके अंदर अलग हैं, जिसमें चाइना, इसके बाद ये आ जाएगा साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड। बस ये 5 देश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आपसे RCEP में अन्य सदस्यों में पूछा जाता है तो ये 5 देश आपने रटने पड़ेंगे। बाकी मैं ये जो है आसियान का मैं आपको जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसमें कराऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं फेरा, क्योंकि यदि व्यापार हो रहा है विदेशों से हमारा तो फेरा और फेमा ये दोनों भी पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि मैंने पढ़ाए हैं पहले। फेवा कानून, जो फेरा कानून है इसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। ये 1973 में आया था। उसके बाद इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, इसका नाम परिवर्तित किया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। इन कानूनों को थोड़ा सा रिलीफ दी गई और बिल्कुल हल्के फुल्के से कानून बनाए गए 1999। यदि लागू पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, लागू पूछे तो ये 2000 में इसको लागू कर दिया गया। फेमा का उद्देश्य क्या है? तो विदेशी व्यापार भुगतानों को आसान बनाना, विदेशी मुद्रा बाजार और संवर्धन करना। अब ये ज्यादा चीजें आपको इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस सिंपल पूछ लीजिए। जितना भी व्यापार होता है और भारत के अंदर कोई नियम कानून विदेशी व्यापार के लिए बनाए जाते हैं वो सारे के सारे फेमा बनाता है वर्तमान में। पहले फेरा बनाया करता था। एफडीआई क्या होता है? जितनी भी विदेशों का पैसा जो भारत के अंदर आता है व्यापार के रूप में वो सब एफडीआई कहलाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, किसी कंपनी में हो सकती है, भारत की चल रही कंपनी में हो सकती है। ये 2 रूट से आ सकता है। एक रूट मुंबई रूट है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है और दूसरा रूट आ जाएगा दिल्ली रूट जिसको सरकार रेगुलेट करती है। इसको सरकार करती है तो 2 रूट हैं इसके, मुंबई रूट और दिल्ली रूट। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सर्वाधिक की बात करूं तो इस बार सिंगापुर से आया है 2021 में। जो 21 का ही डाटा होता है सारा का सारा, फाइनेंशियल ईयर का होता है पूरा का पूरा। तो 21-22 में जो आया है ये आया है सिंगापुर से। अमेरिका दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मॉरिशस है। कभी मॉरिशस आगे हो जाता है, कभी अमेरिका आगे हो जाता है, तो ये तीनों ही ऊपर नीचे रहते हैं। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो ये की है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने जारी किया है 2022 में। भारत का जो विदेशी निवेश पाने के स्थान पर जो है वो 7वें स्थान पर है और सबसे पहला जो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा विदेशी निवेश होता है वो है आपका चीन। यहां पर यदि आपसे राज्य पूछ लेगा किस राज्य में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है तो कर्नाटक में आया है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर दिल्ली आया। परसेंटेज आपसे नहीं पूछेगा, आप स्किप कर सकते हो। लेकिन यदि क्षेत्र पूछे कौन से क्षेत्र में, तो टेक के क्षेत्र में है। टेक क्षेत्र जो आपके कंप्यूटर वगैरह होते हैं उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। आगे बात करते हैं, विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं तो डब्ल्यूटीओ का नाम ना आए ऐसा तो हो ही भी नहीं सकता बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि विदेशी व्यापार पर ही संगठन है, विदेशी व्यापार संगठन है जो हर किसी के व्यापार को रेगुलेट करता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995, बस 1995 याद रखना, 1 जनवरी भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। मार्केस समझौता किससे संबंधित है? तो डब्ल्यूटीओ के गठन से संबंधित है। 1994 में हुआ था, मोरक्को के अंदर हुआ था। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नकोंजी ओकंजो हैं। मेंबर 164 प्लस उसके साथ ईयू आ जाएगा और इसमें आपके 27 देश मिलने वाले हैं वर्तमान में। आगे बात करते हैं तो आगे आ जाएगा ट्रिप्स। इसी के अंदर जस्ट बिल्कुल इसके साथ ही ट्रिप्स को भी बनाया गया था। और ट्रिप्स क्या काम करती है? जीआई टैग देने का काम करती है। 15 अप्रैल 1994 को इसके लिए सिग्नेचर होते हैं और 1 जनवरी 1995 को इसको गठन कर दिया जाता है। मार्कस समझौते के नाम से ही जाना जाता है मोरक्को में। ये क्या काम करता है? तो ये जीआई टैग देने का काम करता है। और जीआई टैग जब किसी देश को मिल जाता है किसी प्रोडक्ट के लिए तो वो अर्थव्यवस्था में काफी अच्छी भूमिका निभाता है। देखिए मेरा डाटा जो होगा वो सभी जितने भी आपने अब तक वीडियो देखे होंगे उन सबसे अलग होगा। जो भी अपना आर्थिक सुधार देखेंगे उनसे अलग होगा। मेरा डाटा केवल उस पर्पज से है कि किस तरह के आर्थिक सुधार हुए हैं वो ही आपसे पूछा गया एग्जाम में और वहां से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ट्रिप्स की बात करें तो ट्रिप्स जीआई टैग देता है इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में भौगोलिक सूचकांक, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन,
एक पर्टिकुलर चीज जो है जो एक ही जगह पर पाई जाती है, जैसे भागलपुर सिल्क जो है ये एक ही जगह पर पाई जाती है, मूंगा सिल्क एक जगह पर पाई जाती है, कोल्हापुरी चप्पल एक जगह पर, सैफ्रॉन जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो उसको कहा जाता है, उसको जीआई टैग मिल जाता है। तो भौगोलिक सूचकांक अधिनियम आता है 1999 ईस्वी में, और इसमें सबसे पहला जो जीआई टैग दिया जाता है 2004-5 में दिया जाता है दार्जिलिंग टी को। भारत के अंदर सबसे पहला जीआई टैग पाने वाली वस्तु कौन सी थी, तो दार्जिलिंग चाय थी, जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो वहां पर इस चाय को दिया गया था। जीआई टैग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हेडक्वार्टर मिलेगा चेन्नई के अंदर। आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो केवल आपके क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप कहां जाकर करा सकते हो, तो चेन्नई के अंदर। सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है, तो कर्नाटक के पास है। जीआई टैग की अपनी अलग क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ा सकता हूं सारे के सारे जीआई टैग कौन कौन से हाल फिलहाल में जीआई टैग दिए गए हैं, तो उसकी क्लास में अलग से लूंगा। तीसरा टॉपिक जो मैंने शुरू में ही आपको कराए थे 5 टॉपिक, 5 में के जीएसटी मैंने करा दी और 4 बच्चे हैं, 4 में तीसरा टॉपिक, लंबी वीडियो हो रही है, आप टेंशन मत लीजिए, डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला ऐसा डाटा। विमुद्रीकरण 2016 की बात करेंगे, नोटबंदी, नोटों की स्थिति और क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नोटबंदी की बात मैंने पहले भी आपको पढ़ा दी थी, 3 बार हो चुकी है, 3 बार हुई है, बस 1 बार तो प्रयास किया है, वैसे तो 2 बार हुई है। पहली बार जो हुई थी वो हुई थी 1946 में, प्रयास किया गया था नोट बंद करने का। दूसरी बार जो हुई है 16 जनवरी 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई जी के द्वारा, और तीसरी बार जो नोटबंदी हुई है वो है 8 नवंबर 2016 को मोदी जी के द्वारा 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया। विश्व में सबसे पहले जो विमुद्रीकरण किया गया था 1873 ईस्वी में अमेरिका के द्वारा किया गया था, जहां पे कुछ सोने के सिक्के और वहां की कुछ कागजी मुद्राओं को बंद कर दिया गया था। देखिए यहां पर नोट आ जाते हैं, आपके नोटों पर यहां पर देखने के लिए मिलेगा आपको मंगलयान, यहां पर लाल किला है, और यहां पर मिलने वाला है आपको रानी की वाव, यहां पर मिलेगा आपको हम्पी का रथ, और यहां पर 200 के नोट पर मिलेगा आपको सांची स्फूता, यहां पर सांची स्फूता मिलेगा, और ये है कोणार्क मंदिर। और यदि आपसे 20 रुपए के नोट पर पूछ लिया जाए तो 20 रुपए के नोट पर मिलेगा आपको एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा एलिफेंटा, तो ये मिलने वाली है। आगे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन जो सबसे पहली बिटकॉइन, ये एक इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होती है जिसको व्यापार के रूप में भी आजकल लिया जा रहा है, काफी ज्यादा फेमस भी हो रही है। तो बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन सबसे पहली बनी थी, बिटकॉइन के ही नाम से बनी थी, इसका नाम ही बिटकॉइन है। तो 2009 में बनाई गई थी। इसके आविष्कारक जो माने जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के, 2008 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बनाई थी, हालांकि इसको नाम नहीं दिया गया था। सतोशी नाकामोतो इनका नाम है, जापान से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है। तो इनके द्वारा बनाई गई थी, हाल ही में इनकी डेथ भी हुई है। तो ये याद रखना कहां से बिलोंग करते हैं, तो जापान से बिलोंग करते हैं, जापान से। और इनके पहले सबसे पहले जो करेंसी आविष्कार किया गया था 2008 में, और बिटकॉइन का आविष्कार आता है 2009 में। कौन कौन सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिटकॉइन आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी जो है क्रिप्टो करेंसी है, नाम बताइए, नाम छांटना होगा। इसमें एथेरियम आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगी रिप्पल आ जाएगी, बिटकॉइन कैश आ जाएगी, ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, लिट्टे कॉइन आ जाएगी, उसके बाद ईओएस आ जाएगी, उसके बाद कार्डोना आ जाएगी, नियो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ डॉग्स, ठीक है ना, ये करेंसी है। डॉग्स का जो व्यापार किया था, देखिए एलन मस्क ने कहा था कि मैं डॉग करेंसी को वैलिड करने वाला हूं, तो इसलिए डॉग्स भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट करेंसी जो मैंने आपको बता दी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। एथरम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिट्टे कॉइन इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ नियो इंपॉर्टेंट है। ये सब क्रिप्टो करेंसी के नाम है। आगे 5वां टॉपिक आ जाता है आपका बैंकिंग सुधार 2019 वाले, बैंकों का विलय, यूपीआई, एनपीसीआई और बीबीबी। इसके बाद आ जाता है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसको बनाया गया था जनवरी 2009 में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और इसके बाद ही आधार अधिनियम आता है, और आधार अधिनियम को जो लागू किया जाता है, ये किया जाता है 12 जुलाई 2016 को। विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में, एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसको लागू कर दिया जाता है। इसके कितने अंक होते हैं, तो आधार पे जो अंक लिखे होते हैं वो 12 डिजिट का होता है।
भुगतान प्रणाली जो लागू की गई थी, ये आधार से आप अंगूठा लगाकर अपने पैसे वगैरह निकाल सकते हो, पहचान वगैरह बता सकते हो। देखिए इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है AEPS, तो आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये स्टार्ट किया गया था, इसके बाद ही 2016 के बाद ही इसको स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आपको पढ़ना होगा NPCI, बैंकों से रिलेटेड है तो NPCI को पढ़ना आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है, कई बार पूछी जा चुकी है। भुगतान और निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसको बनाया गया था। और कौन कौन इसको रेगुलेट करता है, तो इसको RBI और उसके साथ साथ भारतीय बैंक संघ रेगुलेट करता है। काम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग होती है, इंटरनेट बैंकिंग होती है, उसको रेगुलेट करने का काम NPCI करती है। तो ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 देख लीजिए, जिसकी धारा 8 में NPCI के बारे में बताया गया है। इसके तहत ही बनाया गया है UPI सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको एकीकृत भुगतान इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। और ये कब आता है, 2016 में। संचालन कौन करता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ही UPI को रेगुलेट करती है। और इन सभी ऐप जो जिससे आप पैसे वगैरह निकालते हो, जैसे फोन पे, गूगल पे, इन सबको रेगुलेट करने का काम है UPI का। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। आगे आ जाता है, इसी के तहत हम पढ़ने वाले हैं, जो हम बैंक सुधार पढ़ रहे हैं, तो उसी में पढ़ने वाले हैं पेमेंट बैंक। भुगतान पेमेंट बैंक के रूप में सबसे पहले जो आया था, ये आया था एयरटेल। वित्तीय समावेशी को बढ़ावा देना, इस पर 1 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। तो ये कहा गया था, ये 2016 में बना था। तो सबसे पहला ये, बस, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आगे आ जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो। इसका गठन किया गया था 2016 में। देखिए सबसे पहले जो हुआ करते थे बैंक के लिए केवल चेयरमैन हुआ करते थे, लेकिन इसके बनने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर भी अब होंगे। और मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों मिलकर काम करेंगे बैंक के लिए। इसने कार्य करना 1 अप्रैल 2016 से, गठन किया गया था 28 फरवरी 2016 को। के नायक समिति की सिफारिश पर इसको लागू किया गया है। यानी अब से जो होगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा चेयरमैन की हेल्प करने के लिए। उसके बाद 30 अगस्त 2019 को 10 बड़े बैंकों का विलय कर दिया गया, जिसमें आपने याद रखना है देना बैंक और विजय बैंक, इन दोनों का जो विलय किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसको पंजाब नेशनल, इंपॉर्टेंट है ये आपका। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में किया गया। इलाहाबाद इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद का इंडियन बैंक में किया गया। और आंध्रा बैंक का जो विलय किया गया, ये किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर किया गया। अब इनके विलय होने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या केवल 12 रह गई है। और सार्वजनिक क्षेत्र कौन से होते हैं, जिनके अंदर 50% से ज्यादा भागीदारी जो होती है वो सरकार की होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या वर्तमान में 12 हैं। यदि आपने ये सारी चीजें पढ़नी है तो बैंकिंग वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, उसे जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप पढ़कर बैंकों से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करूं तो बाकी आगे जो वीडियो मिलने वाली है, GST मैंने करा दी, आर्थिक सुधार और ढांचागत सुधार भी इसमें यही थे, ढांचागत सुधार और कुछ नहीं है। बाकी कृषि सुधार और श्रम सुधार आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बस जाते जाते इतना है, यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए मेरा, वहां पर PDF मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट। वीडियो में यहां तक आए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं तो इतना जरूर करके जाइए। धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।